ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी हम देखते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी। ठीक है ना। देखें, याद रखें कि जो आयोनाइजेशन जो रेडिएशन है ना, आयोनाइजेशन रेडिएशन, इट कैन बी यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक टूल। ये देखो, ये एक थेराप्यूटिक टूल भी हो सकता है जिसको मैंने TH से लिखा है, और डायग्नोस्टिक टूल भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इनका रोल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो रेडियोथेरेपी है, इनका रोल वक्त के साथ साथ आजकल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ क्या होता है कि हाई एनर्जी एक्सरेज जो हैं, दे एक्ट इन द फॉलोइंग वेज टू ट्रीट द मलिग्नेंट ट्यूमर। हाई एनर्जी जो एक्सरेज होते हैं ना, ठीक है ना, तो ये हाई एनर्जी जो एक्सरेज हैं, ये कैसे काम करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलिग्नेंट ट्यूमर? ये कैसे काम करते हैं? नंबर 1, डायरेक्ट हिट थ्योरी। डायरेक्ट हिट थ्योरी, दे इंटरेक्ट विद टिश्यू डायरेक्टली एंड कॉज DNA डैमेज। एक तो ये है, एक ये थ्योरी है। ठीक है ना। इस थ्योरी के तहत दे इंटरेक्ट विद द टिश्यू डायरेक्टली, जैसे आग के ऊपर टिश्यू हाथ आग जलाती है, तो ये भी कहते हैं कि ऐसे ही डायरेक्ट रेडिएशन आती है और उसको DNA डैमेज कराती है। ये MCQ है, कॉजेज रेडिएशन थेरेपी कॉजेज DNA डैमेज। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है? डायरेक्ट हिट थ्योरी के बाद दूसरा क्या है? रेडियोलिसिस ऑफ वाटर। देखो, रेडियोलिसिस ऑफ वाटर बहुत मज़े का ये थ्योरी है। देखो होता क्या है, वाटर, देखो इट इज़ एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम। ये वाटर हर जगह बॉडी में पाया जाता है, हर सेल में, सेल से बाहर। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस इन रेडिएशन इंड्यूस्ड टिश्यू डैमेज इज़ द ब्रेक डाउन और रेडियोलिसिस ऑफ वाटर। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस होता है ना, ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है इन रेडिएशन इंड्यूस्ड डैमेज। रेडियोथेरेपी को मैं ऐसे लिखता हूँ, रेडिएशन को ऐसे लिखता हूँ, रेडियोथेरेपी को ऐसे लिखता हूँ। जहाँ भी आपको ये नज़र आए, इसको रेडियोथेरेपी, TH से थेरेपी समझो, इसको रेडिएशन समझो, या फिर इसको रेडियोलॉजी समझो। ठीक है, जिस तरह इसको मैं सर्जन कहता हूँ, या फिर इसको सर्जरी भी कहता हूँ। ठीक है। अब होता क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है ना रेडिएशन इंड्यूस डैमेज में, दैट इज़ ब्रेकडाउन और रेडियोलिसिस ऑफ वाटर। होता क्या है, वाटर की ब्रेकडाउन होती है H+OH आयन। OH आयन क्या है? एक फ्री रेडिकल है OH आयन। ठीक है, रेडिएशन आ गई, आके इसने क्या किया, पानी को H+OH में OH- में कन्वर्ट कर दिया। OH एक फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल आपको पता है DNA डैमेज करते हैं। ठीक है ना, DNA डैमेज। ठीक है ना, याद रखें। अच्छा, इस केस में देखो, DNA जब डैमेज होता है तो इसकी दो तरह की इंजरीज होती हैं। एक लिथल इंजरी देता है और एक सब लिथल इंजरी। देखो, सब लिथल इंजरी जो होती है, देखो पहले लिथल इंजरी जो होती है फैटल होती है, नॉर्मल टिश्यू के लिए भी, मलिग्नेंट टिश्यू के लिए भी। सब लिथल जो होती है, दैट इज़ रिपेयर्ड बाय नॉर्मल सेल्स, बट मलिग्नेंट सेल्स कैन नॉट रिपेयर सब लिथल डैमेज, क्योंकि मलिग्नेंट सेल्स की रिपेयर की क्षमता ख़त्म हो चुकी होती है ना मलिग्नेंट सेल्स की। ठीक है, दे डोंट रिपेयर, इसीलिए तो वो मलिग्नेंट है। इसलिए इसको जब सब लिथल इंजरी लगती है ना, तो नॉर्मल सेल्स तो कुछ टाइम बाद रिपेयर करते हैं अपने आप को, मलिग्नेंट सेल्स अपने आप को रिपेयर नहीं करते। तो ये बहुत ज़बरदस्त थ्योरी है, याद रखें। ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गई कि हाइड्रोलिसिस से कैसे इंजरी होती है। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस से इंजरी कैसे होती है। अब देखो, डोज जो है, रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन की डोज को हम क्या करते हैं, हम रेडिएशन की डोज को हम ग्रे में मेजर करते हैं, ग्रे, जिसको हम GY कहते हैं। ठीक है ना, ग्रे में फिर देखो जो रेडिएशन जो है, ठीक है ना, तो जो रेडिएशन की जो डोज है, इसको हम ग्रे में मेजर करते हैं, और ये वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ कैंसर टाइप एंड कैंसर स्टेज। ये जो ग्रे वरी करती है, ये रेडिएशन डोज वरी करती है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, ये अमाउंट ऑफ रेडिएशन है ग्रे। ठीक है, इसी तरह 1 ग्रे को अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 जूल ऑफ एनर्जी बाई 1 किलोग्राम ऑफ टिश्यू, यानी 1 जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम एब्जॉर्ब हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 ग्रे कहते हैं। ठीक है ना, याद रखें।
ठीक है। अब जो डोज होती है देखो, लिम्फोमा की डोज के क्या होती है, इसी तरह क्यूरेटिव रेडिकल केस कोई है तो उसकी डोज क्या होती है, ये देखें। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डोज मैंने दोबारा लिखा हुआ है। डोज जो है ठीक है ना, क्यूरेटिव जो जो केसेस हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिड इपिथेलियल ट्यूमर एक ले लो, सॉलिड इपिथेलियल ट्यूमर के केसेस में तो हम ये ग्रे कितना लेते हैं, 60 to 80 ग्रे क्यूरेटिव केसेस में। लिम्फोमा के लिए हम ग्रे कितना लेते हैं, 20 to 40 ग्रे, ठीक है ना, मतलब रेडिएशन कितनी लेते हैं, 20 to 40 ग्रे। और उसके बाद जो प्रिवेंटिव डोजेस के लिए हम क्या करते हैं, रेडिएशन डोज 45 to 60 ग्रे। ये आपने याद रखना है, याद रखें लिम्फोमा के लिए काफ़ी कम है। देखें ठीक है ना, जो फ्रैक्शनेशन जो है, फ्रैक्शनेशन ठीक है ना, फ्रैक्शनेशन ये होती क्या है, ठीक है ना, फ्रैक्शनेशन क्या होती है, ठीक है। फ्रैक्शनेशन देखो, जब हम रेडिएशन देते हैं ना टिश्यू को तो सेल डैमेज कराती है। जब सेल डैमेज होता है ना तो नॉर्मल सेल्स और मलिग्नेंट सेल्स, देखो नॉर्मल सेल्स तो रिपेयर कर जाते हैं लेकिन मलिग्नेंट सेल्स रिपेयर नहीं कर पाते। दैट्स वाई अब क्या है कि हम जब रेडिएशन देते हैं तो इसको फ्रैक्शंस ऑफ टाइम और फ्रैक्शंस ऑफ डोजेस में देते हैं। दिस वे होता क्या है, नॉर्मल सेल्स को हम टाइम देते हैं रिकवर होने के लिए, दोबारा रीग्रो करने के लिए, ठीक है। अब अगर एक फ्रैक्शन बोलो तो एक डोज, ठीक है ना, एक फ्रैक्शन बोलो तो एक डोज का इसका मतलब है, ठीक है। यानी कि टोटल जो ट्यूमर डोज होती है इज़ डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल ये ट्यूमर है, डोज है, तो इसको हम फ्रैक्शंस में, ठीक है ना, डिवाइड करते हैं। ये हम आज 7 तारीख को दी है, ब्रेक करते हैं, फिर दूसरी वाली अगली 27 को दी है, इस तरह हम इसको डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्यूमर्स को दोबारा रिकवर करने का टाइम मिल सके, ठीक है ना। अब फ्रैक्शंस की अपनी टाइप्स हैं। फ्रैक्शंस की कितनी टाइप्स हैं? फ्रैक्शंस की 3 टाइप्स हैं। देखो फ्रैक्शंस आर ऑफ 3 टाइप। नंबर 1 नॉर्मल फ्रैक्शन, और नंबर 2 हाइपो फ्रैक्शन और हाइपर फ्रैक्शन, ठीक है। नॉर्मल फ्रैक्शन, हाइपो फ्रैक्शन और हाइपर फ्रैक्शन, ठीक है। नॉर्मल फ्रैक्शन 1 पर डे, 6 पर वीक, संडे आप क्लोज करेंगे। पेशेंट को 1 देंगे पर डे और 6 फ्रैक्शंस देंगे पर वीक, ठीक है ना। यानी कि एज रेडियोथेरेपी यूनिट्स बोल दो, ठीक है। 1 रेडियोथेरेपी यूनिट पर डे, 6, इस हिसाब से कितने बनते हैं, संडे ऑफ हुआ तो 6 रेडियोथेरेपी यूनिट्स पर वीक, इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन बोलते हैं। हाइपो फ्रैक्शन 1 से कम, यानी कि लेस देन 1 पर डे, यानी कि 2 दिन में 1, इसका मतलब ये है लेस देन 1 का मतलब 2 दिन में 1, 3 दिन में 1, यानी टोटल 6 डेज में संडे ऑफ करके, या फिर 7 दिनों में 4 लगा लो, 4 पर वीक देते हैं हम, ठीक है। इससे कम देते हैं इसलिए हाइपो फ्रैक्शन है। अब हाइपर फ्रैक्शन इससे ज़्यादा देंगे ना, 1 से ज़्यादा मतलब 2 से 3 पर डे देंगे तो हाइपर फ्रैक्शन। 2 से 3 पर डे क्या देंगे, 2 से 3 रेडियोथेरेपी यूनिट्स, ठीक है, 2 से 3 रेडियोथेरेपी यूनिट्स पर डे, ठीक है। तो इसको हम हाइपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब रेशनल क्या है फ्रैक्शनेशन का, रेशनल ऑफ फ्रैक्शनेशन क्या है, ठीक है ना। देखो 5 हिस्टोलॉजिकल आर्स याद रखें। देखो इसमें पहले 4 आर होते थे, पहले 4 आर्स होते, अब हमारे पास 5 आर आ गए हैं, ठीक है। 5 आर्स ऑफ रेडियोथेरेपी। नंबर 1 रिपेयर, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीऑक्सीजनेशन, रीपॉपुलेशन, रेडियो सेंसिटिविटी, ठीक है ना, ठीक है ना। रेडियो सेंसिटिव, ये री नहीं है, ये रेडियो सेंसिटिव। तो ये 5 आर्स हैं हमारे पास, अभी 5 आर्स हैं किसके, फ्रैक्शनेशन के, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिपेयर, उसके बाद दूसरों पे रोशनी डालेंगे। याद रखो रिपेयर इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर रेडियोथेरेपी फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन का प्राइमरी रीज़न है रिपेयर, ठीक है। तो रिपेयर में क्या होता है, वही डीएनए डैमेज होता है, लिथल सब लिथल जो इंजरी होती है वो फिर नॉर्मल वाले रिपेयर होते हैं,
मालिग्नेंट सेल्स जो होते हैं वो रिपेयर नहीं कर पाते। तो फ्रैक्शनेशन जो होती है अगर हम करते हैं तो इट अलाउज टू रिपेयर द सब लिथल डैमेज्ड सेल्स, ठीक है। अच्छा, रिपेयर पाथवेज देखो, रिपेयर पाथवेज, ठीक है, ये फिर क्या करते हैं, एक्टिवेटेड इन नॉर्मल सेल्स, वही वाली बात है, मालिग्नेंट सेल्स दे कैन नॉट गो और एक्टिवेट रिपेयर पाथवे, जिसकी वजह से ये मर जाते हैं और ये एक्टिवेटेड नॉर्मल सेल्स दोबारा ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ठीक है, जब हम रेडियोथेरेपी देते हैं, जब हम रेडियोथेरेपी देते हैं किसी भी सेल पॉपुलेशन को, उस सेल साइकिल में डिफरेंट सेल साइकिल के डिफरेंट हिस्सों में होते हैं। कोई एस फेज़ में होता है, कोई एम फेज़ में होता है, कोई G2 फेज़ में होता है, इस तरह कोई G1 फेज़ में होता है, ठीक है। इसी तरह तो सेल्स इन एस फेज़ जो होते हैं ना, दे आर रेडियो रेजिस्टेंट, ठीक है ना। दोज इन लेट G2 फेज़ एंड एम फेज़, G2 फेज़, लेट G2 फेज़ और एम फेज़, ये जो सेल्स हैं दे आर रेडियो सेंसिटिव, ये मर जाएंगे, एस फेज़ वाले नहीं मरेंगे, ठीक है। नाउ इफ़ वी गिव रेडियोथेरेपी ऑफ स्मॉल डोज फॉर स्मॉल टाइम, स्मॉल डोज स्मॉल टाइम, ठीक है ना, एक्सटर्नल बीम और हाई डोज ब्रेकीथेरेपी, ठीक है, ये क्या करती है, ये किल करती है लॉट्स ऑफ सेंसिटिव सेल्स को, ये वाले G2 और एम फेज़, और लेस ऑफ रेजिस्टेंट सेल्स को, ठीक है ना। अब बच में ठीक है ना, ठीक है, नहीं, इसको दोबारा हम रिपीट करेंगे। देखें, अब अगर हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं स्मॉल डोज ओवर स्मॉल टाइम में, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल बीम देते हैं या हाई डोज ब्रेकीथेरेपी देते हैं, तो ये क्या करती है, ये किल करती है बहुत सारे किसको, बहुत सारे सेल्स को, बहुत सारे सेल्स जो कि सेंसिटिव सेल्स फेज में होते हैं वो मर जाते हैं, और लेस ऑफ द रेजिस्टेंस सेल्स इसमें मर जाएंगे। अब जो बचते हैं ना, वो बचते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं अपना सेल साइकिल, अपना सेल साइकिल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, अपना सेल साइकिल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब देखो, इफ़ वी गिव द सेकंड डोज, जब सेकंड डोज हम देते हैं आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना, सेल्स जो है, सेल्स हो सकता है जो पहली उसमें पहली फ्रैक्शनेशन में पहली फ्रैक्शन में जब हमने दिया था, हो सकता है वो रेजिस्टेंट फेज़ में हो और मरे नहीं हो। इस फ्रैक्शन में हो सकता है रेजिस्टेंट से सेंसिटिव में आए हों, जो ट्यूमर सेल्स हैं सेंसिटिव में आए हों, और वी नो दैट सेंसिटिव सेल्स कैन बी किल्ड, ठीक है ना। सेंसिटिव फेज़ में जो सेल्स हैं, एस फेज़ में जो है, सॉरी G2 और M फेज़ में, G2 और M फेज़ में हमने कहा था ना, एस रेजिस्टेंट फेज़ है और G2 और M फेज़ जो है वो सेंसिटिव फेज़ है। हो सकता है कि पहले जो रेजिस्टेंट थे यानी कि एस फेज़ में थे, अभी वो सेंसिटिव हो गए हैं, यानी कि G2 और M फेज़ में आ गए हैं, और हम उन ट्यूमर सेल्स को आसानी से मार सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशनल है किसका, फ्रैक्शनेशन का, ठीक है ना। हम फ्रैक्शनेशन ऑफ रेशनल पढ़ रहे हैं ना, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आगे ऐसे सेल इस तरह एक जगह से दूसरे जगह पे आता है, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ही होती है ना उस पॉपुलेशन की, तो इसीलिए उसको हम आसानी से मार सकते हैं अगर वो अभी G2 या M फेज़ में हो। तो देखो, जो हमने रेशनल ऑफ क्या पढ़े थे, फ्रैक्शनेशन पढ़े थे, उसमें से हमने रिपेयर पढ़ा, दूसरे नंबर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। अब देखते हैं कि रीऑक्सीजनेशन क्या है, ठीक है। अब रीऑक्सीजनेशन क्या है, ठीक है। तो तीसरा रेशनल ऑफ फ्रैक्शनेशन है रीऑक्सीजनेशन, ठीक है। देखो, जो हाइपोक्सिक सेल्स होते हैं ना, हाइपोक्सिक सेल्स, ठीक है, ये जो हाइपोक्सिक सेल्स होते हैं दे रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, ये रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेल ऑक्सीजनेटेड सेल्स। हाइपोक्सिक सेल्स आर रेडियो रेजिस्टेंट एज़ कम्पेयर टू वेल ऑक्सीजनेटेड सेल्स, ठीक है। ये हो गया, ये आपने बात याद रखनी है। अब हाइपोक्सिया जो है, हाइपोक्सिया जो होती है ना, वो पुअर वेस्कुलेचर ऑफ द ट्यूमर की वजह से होती है। हाइपोक्सिया ऑफ द ट्यूमर सेल्स, हाइपोक्सिया ऑफ द ट्यूमर सेल्स क्यों होती है? एक तो पुअर वेस्कुलेचर ऑफ द ट्यूमर है, एक चीज़ को ज़बरदस्ती अपने लिए वेसल्स ले जा रही, क्या वो सही वेसल्स ले जा पाएगी, बड़ी बड़ी वेसल्स? नहीं ना। तो एक तो हो गई पुअर वेस्कुलेचर ऑफ वेसल्स, जिसकी वजह से इनको हाइपोक्सिया होती है ट्यूमर सेल्स को। दूसरी इंक्रीज डिस्टेंस,
देखो ये कैपिलरी है, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक ट्यूमर बन रहा है, यहाँ पे अपने आप को ब्लड लेके, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो हाइपोक्सिया भी होगा, ठीक है ना। सेल्स आर फार फ्रॉम द कैपिलरी ना, जिसकी वजह से ये हाइपोक्सिक होते हैं ये ट्यूमर सेल्स, ठीक है। अब ये जो क्रोनिकली हाइपोक्सिक सेल्स है ना, ये ट्यूमर सेल्स, दे आर रेजिस्टेंट टू रेडियोथेरेपी, याद रखें, दे आर रेजिस्टेंट टू रेडियोथेरेपी। अच्छा, फॉर जो फ्रैक्शनेटेड रेडियोथेरेपी है ना, दैट किल्स सेल्स दैट लाई क्लोज टू द कैपिलरीज इफ़ेक्टिवली, ठीक है ना। यहाँ से फिर सेल्स रिमूव हो जाते हैं, जब रिमूव हो जाते हैं तो वो सेल्स फिर क्रोनिकली हाइपोक्सिक सेल्स दे मूव क्लोज टू द कैपिलरी, देन अगेन हम दूसरी फ्रैक्शन देते हैं तो वो जो है ना क्या होता है, जब ये डिक्रीज़ हो जाती है डिस्टेंस तो हाइपोक्सिया भी कम हो जाती है, जब हाइपोक्सिया कम हो जाती है तो ऑक्सिक हो जाते हैं सेल्स, तो ऑक्सिक सेल्स कैन बी किल्ड इन द नेक्स्ट फ्रैक्शन, ठीक है। ऑक्सिक सेल्स कैन बी किल्ड इन द नेक्स्ट फ्रैक्शन, सही है ना, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, रूल ऑफ थंब याद रखना है कि ऑक्सिक सेल्स कैन बी किल्ड वेरी इजीली, ये रूल ऑफ थंब है। तो देखो अब ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, कैपिलरी है। कैपिलरी जो है ना, ये कैपिलरी इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ से जब हम रेडिएशन देते हैं तो करीब जो सेल्स होते हैं ये मर जाते हैं, क्योंकि ये हाइपोक्सिक नहीं है, ये ऑक्सिक हैं। फिर जब इनकी स्पेस यहाँ से सेल्स आके लेते हैं, फिर एक और रेडिएशन फ्रैक्शन, दूसरे फ्रैक्शन देते हैं तो ये मर जाते हैं, फिर इनसे सेल्स, फिर दूसरी देते हैं ये मर, ये है रीऑक्सीजनेशन की दो थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट जो रेशनल है ना फ्रैक्शनेशन का, वो है हमारे पास रीपॉपुलेशन, ठीक है ना। रीपॉपुलेशन भी एक रैशनल है किसका, फ्रैक्शनेशन करने का, ठीक है। देखो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना और मलिग्नेंट सेल्स होते हैं ना, ये शो करते हैं इंक्रीज इन सेल डिवीजन आफ्टर रेडियोथेरेपी, एक डोज देते हैं ना हम, उसके बाद जो इंक्रीज करते हैं यानी कि रीपॉपुलेशन हो जाती है, यानी इंक्रीज इन सेल डिवीजन हो जाती है, ठीक है ना। ये इसकी वजह क्या है, देखो कैंसर सेल्स डाई, ठीक है, कैंसर सेल्स डाई, इसको रीपॉपुलेशन इसलिए कहते हैं कि फिर रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ अदर सेल्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम जब खेत में नींद नहीं करते, तेरी माँ की यार, नींद नहीं करते हम खेत में, ठीक है ना, ठीक है ना। रीपॉपुलेशन को आप सिर्फ और सिर्फ नींद ने थोड़ा सा ये थे कि नींद थी तो बाकी के रिमेनिंग सेल भी नहीं रैपिड ग्रोथ भी, ठीक है, याद चल, तो इसका रीपॉपुलेशन, ऐसे रीपॉपुलेशन थे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो प्रोलिफरेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स जो हो सकती है, जो एक बार हमने रेडियोथेरेपी दी, रिमेनिंग सेल्स की प्रोलिफरेशन हो सकती है, मतलब नींद करने के बाद जो होती है ना उनकी, बिल्कुल वही है जो खेत में होता है, ठीक है ना। उनकी रेडिएशन इंड्यूस जो सेल लॉस है ना, उससे ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, न्यू जो ग्रोथ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकती है, ठीक है ना। एक बार आपने नींद की, सेल्स लॉस हो गए, न्यू ग्रोथ ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। तो इसीलिए ओवरऑल जो ट्रीटमेंट टाइम है ना, ओवरऑल रेडिएशन थेरेपी का जो टाइम मस्ट बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, याद रखें, ये नींद का कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है, ठीक है ना। अच्छा, अब होगा क्या जब हम शॉर्ट करेंगे, तो रीपॉपुलेशन को हम प्रिवेंट कर सकेंगे और रिड्यूस कर सकेंगे, कैसे, बाय डिक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ फ्रैक्शनेशन, ठीक है ना। और याद रखें जो रीपॉपुलेशन है ना, याद रखें जो रीपॉपुलेशन है ना, वो इट बिगिंस 4 to 6 वीक्स आफ्टर रेडिएशन डोज, याद रखें। तो ये नींद का कंसेप्ट है, नी रीपॉपुलेशन, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, पांचवा जो है ना, पांचवा जो आर है, ये नया आर है, इसको हम रेडियो सेंसिटिविटी कहते हैं। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इस वक्त रेशनल ऑफ फ्रैक्शनेशन के 5 आर्स, उसमें हमने पढ़ा रिपेयर,
उसमें पढ़ा रिपॉपुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीऑक्सीजनेशन। अब हम पढ़ रहे हैं रेडियो सेंसिटिविटी। ठीक है, इट इज़ न्यूअर इन ऑल, पहले ये नहीं था, मैंने पहले भी बताया आपको, ये 5वां आर है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रेडियो रिपेयर, रिपॉपुलेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, रीऑक्सीजनेशन, डिफरेंट सेल्स में एक इंट्रिंसिक रेडियो रेजिस्टेंस होती है और एक इंट्रिंसिक रेडियो सेंसिटिविटी होती है, इसको भूलना नहीं है। फॉर एग्जांपल रेडियो रेजिस्टेंट सेल्स की बात करें, मायोसाइट्स आर रेडियो रेजिस्टेंट्स, इंट्रिंसिक होती है ये, न्यूरॉन्स आर रेडियो रेजिस्टेंट। अच्छा, ट्यूमर सेल्स कौन कौन से, मिलानोमा रेडियो रेजिस्टेंट होता है, सार्कोमा रेडियो रेजिस्टेंट होता है, ये रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है ना। इसी तरह फिर रेडियो सेंसिटिव सेल्स भी होते हैं हमारे पास। रेडियो सेंसिटिव सेल्स कौन से होते हैं हमारे पास? रेडियो सेंसिटिव सेल्स आर हेमाटोलॉजिक सेल्स रेडियो सेंसिटिव होते हैं, एपिथेलियल सेल्स रेडियो सेंसिटिव होते हैं, गेमीट्स रेडियो सेंसिटिव होते हैं, एग्स और स्पर्म्स। इसी तरह ट्यूमर सेल्स ऑफ सेक्स ऑर्गन ओरिजिन, ठीक है ना, ये भी रेडियो सेंसिटिव होते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंट्रिंसिक एक रेडियो सेंसिटिविटी और इंट्रिंसिक रेडियो रेजिस्टेंस होती है कुछ सेल्स में, डिफरेंट सेल्स में। ठीक है ना। ठीक है, अब रेडियोथेरेपी के जो इंडिकेशंस क्या है देखते हैं। रेडियोथेरेपी एज प्राइमरी ट्रीटमेंट हम कहाँ कहाँ देखें? वेरी रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर्स जो हैं, वेरी रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर्स लाइक सेल्सिस, ठीक है, सेमिनोमा, लिम्फोमा, हॉजकिन, ठीक है। अच्छा, कोरियोकार्सिनोमा, इविंग्स और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, दीज आर वेरी रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर्स। SLCES, सेमिनोमा, लिम्फोमा, कोरियोकार्सिनोमा, इविंग्स, सार्कोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर्स हैं। ठीक है, सो इनमें से कोई भी हो तो इंडिकेशन है रेडियोथेरेपी की। ठीक है, एज अ प्राइमरी रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी इक्वली इफेक्टिव हैं, बट कॉस्मेसिस इज़ बेटर देन रेडियो विथ रेडियोथेरेपी। ठीक है जी। कार्सिनोमा, यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे में हम रेडियोथेरेपी को प्रेफर करते हैं। कैसे में? सर्जरी, और ऐसे केसेस जिसमें सर्जरी और रेडियोथेरेपी इक्वली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ऑन द एक कॉस्मेसिस इफेक्ट जो होता है उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी हम प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्जरी। ठीक है, तो सर्जरी से फिर कॉस्मेटिक डिरेजमेंट्स आती हैं, इसलिए। ठीक है, इसी तरह फिर इनऑपरेबल ट्यूमर हो, फॉर एग्जांपल सर्जरी जहाँ पे पॉसिबल ना हो, फ्रॉम फॉर एग्जांपल ब्रेन स्टेम ट्यूमर, ठीक है ना, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि जहाँ पे हम रेडियोथेरेपी देते हैं। इसी तरह आगे जाएं, व्हेन सर्जरी कैरीज अ हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, फॉर एग्जांपल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस, अपर एंड मिडिल इसोफेगस, ऐसे केसेस में भी क्या हो सकती है, हम रेडियोथेरेपी को प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो एडजुवेंट थेरेपी टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ लोकल रिकरेंस ऑफ द डिजीज़, इससे हम डिक्रीज़ करने के लिए कि चांसेस ऑफ लोकल रिकरेंस ऑफ द डिजीज़ को, इस तरह इसके लिए भी हम क्या कर, एक इंडिकेशन है कि एज एन एडजुवेंट थेरेपी हम रेडियोथेरेपी को यूज़ करें। ठीक है, रेडियोथेरेपी को हम यूज़ करें। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं किसके, रेडियोथेरेपी के, एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है ना। और ठीक है ना, तो ऐसी जगह में जहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, जैसे कि सेंसिटिव सेल्स हों, सेल्सिस जो मैंने बताया है। फिर हमारे पास हमने देखा कि ऐसी जगह जहाँ पे सर्जरी और रेडियोथेरेपी इक्वली इफेक्टिव हो, तो सर्जरी के कॉस्मेटिक डिरेजमेंट से बचने के लिए हम रेडियोथेरेपी करते हैं। इनऑपरेबल ट्यूमर और सर्जरी नॉट पॉसिबल हो, जैसे ब्रेन स्टेम ट्यूमर्स, वहाँ पर हम रेडियोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी के साथ इंक्रीज रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी हो तो भी हम रेडियोथेरेपी की इंडिकेशन है। इसी तरह जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में अपर एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस ऑफ अपर एंड मिडिल इसोफेगस में हम सर्जरी की जगह हम रेडियोथेरेपी प्रेफर करेंगे। एडजुवेंट थेरेपी की जिसके साथ हम डिक्रीज़ कर सकते हैं लोग जो रिकरेंस ऑफ द ट्यूमर को। ठीक है, तो इसको आप एक लाइन में दोबारा देख सकते हैं। ठीक है ना, 5 के 5। ठीक है, अब हमारे पास रेडियोलॉजी देने के क्या मेथड्स हैं। ठीक है ना, तो बर्टी इसका निमोनिक है, बर्टी। ठीक है ना, ब्रैकीथेरेपी, ठीक है ना,
ब्रेकीथेरेपी, फिर हमारे पास है आइस इंट्रा ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी है, इंट्रा ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी। इसी तरह ये रेडियो आइसोटोप थेरेपी है हमारे पास, टी से 3 डायमेंशनल 3D-CRT, ठीक है ना। कन्फर्मेशनल रेडियोथेरेपी है 3D-CRT। IMRT है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। इसी तरह एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ठीक है। ठीक है ना। तो ये आपने याद रखने हैं, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, 3D-CRT, ठीक है। इसी तरह IMRT इंट्रा ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी, ठीक है। अब साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी में अगर हम बात की जाए, एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास और लेट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स में एलोपीसिया है, उसके बाद मेलेज, एनोरेक्सिया, मेलेज, एनोरेक्सिया, नोजिया, फिर म्यूकोसिटीज़ है हमारे पास, इसोफेजाइटिस हो सकता है, एंटराइटिस हो सकता है, ठीक है ना। वही वाली बात है कि यहाँ पे जीआईटी की जो अंदर म्यूकोजल लाइनिंग जब स्लफ ऑफ होती है तो डेफिनेटली अल्सर्स बन सकते हैं, इसोफेजाइटिस, एंटराइटिस, ठीक है, समझ गए। एज द सेल्स आर मोर लायबल टू रेडियोथेरेपी, ये हो गया। उसके बाद माइलोसप्रेशन हो सकती है और एलोपीसिया अगेन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स को आप करीब से देख लें। उसके बाद आ जाए हमारे पास लेट साइड इफ़ेक्ट्स। लेट साइड इफ़ेक्ट्स में देखो हमारे पास स्किन में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं, लॉस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, लॉस ऑफ स्पेशियस ग्लैंड्स, ये हो सकता है। और स्पेशियस ग्लैंड्स पता है आपको कि ये स्किन की एक टोन मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो टोन गायब हो जाती है। फिर ये जो पेशेंट्स में हमने स्पेशियस ग्लैंड्स में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह इरिथीमा हो सकती है स्किन में, डिस्क्वेमेशन होती है डेफिनेटली। विथिलियल सेल्स भी तो बेचारे वो होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं। बोन की बात की जाए, बोन में नेक्रोसिस हो सकती है जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। फिर गोनेड्स की बात करें, ओलिगोस्पर्मिया तो है ही है, इनफर्टिलिटी है ही है। फिर फीमेल में अमीनोरिया हो सकता है, फीमेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आई कैटरेक्ट्स बन सकते हैं आई में, माउथ में अल्सरेशन, इसकी वही रीज़न है जीआईटी की, जो अंदर म्यूकोजल लेयर है वो सेंसिटिव होती है रेडिएशन के लिए। विजाइना में स्टेनोसिस हो सकती है और डिस्पेरिनिया हो सकता है। डिस्पेरिनिया मतलब ड्यूरिंग सेक्स तकलीफ़ होती है फीमेल को। इसी तरह किडनी में नेफ्राइटिस हो सकता है। जीआईटी में म्यूकोसिटीज़ अगेन वही वाली बात है, स्ट्रक्चर्स, फिस्टुला, ठीक है ना। तो ये सारे कॉज जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स हैं किसके, ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं रेडिएशन थेरेपी के, ठीक है। इसी तरह लंग्स में देखो रेडिएशन इंड्यूस्ड निमोनाइटिस हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है, इसी तरह माइलाइटिस हो सकता है, सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड की जिसकी वजह से हेमिप्लेजिया और पैराप्लेजिया हो सकता है। देखो ना ये एक डिप्रेसर है कि आपको किसकी वजह से, थायराइड की वजह से, सॉरी रेडिएशन की वजह से हेमिप्लेजिया हो रहा है, रेडिएशन की वजह से पैराप्लेजिया हो रहा है। बहुत बुरा होगा कसम से। उसके बाद वेसल्स देखें, फाइब्रोसिस और उसके बाद स्ट्रक्चर हो सकती है वेसल्स में। सेकेंडरी ट्यूमर या फिर मलिग्नेंसी, सेकेंडरी मलिग्नेंसी हो सकती है। अक्सर देखो तो इसमें क्या होता है कि ल्यूकीमिया हो जाता है पेशेंट्स को, कार्सिनोमा थायराइड हो सकता है रेडिएशन की वजह से, ठीक है। इसी तरह कैन बी मिनिमाइज्ड, ये जो रिस्क हैं ये कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स लाइक 3D-CRT, IMRT। इनकी वजह से क्या हो सकती है 3D-CRT, IMRT में, ठीक है। तो 3D-CRT और IMRT में कंप्लीट ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। और इन टेक्स में हम जो रेडिएशन डोज देते हैं वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ट्यूमर को ज़्यादा टारगेट करते हैं, नॉर्मल सेल्स को बचाने की कोशिश करते हैं 3D और IMRT में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप देख लें, ठीक है।